नमस्कार। दूरदर्शन मध्य प्रदेश के खास कार्यक्रम चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुर जैन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज 72वीं पुण्यतिथि है और इस वर्ष को समूचा देश गांधी जी के 150वीं जयंती वर्ष के रूप में भी मना रहा है। गांधी जी के गुजर जाने के 72 साल बाद भी आज जब जब अनेक सामाजिक, वैश्विक और राजनीतिक विसंगतियों से निपटने की बात होती है, तब तब महात्मा गांधी का जीवन दर्शन और उनके सिद्धांत याद आए बिना नहीं रहते। यही वजह है कि गांधी की प्रासंगिकता जितनी कल महसूस की जाती थी उतनी ही आज है और उतनी ही आने वाले कल में भी रहेगी। आज़ादी की लड़ाई के साथ साथ छुआछूत उन्मूलन, हिंदू मुस्लिम एकता, चरखा और गांधी को बढ़ावा, खादी को बढ़ावा, ग्राम स्वराज का प्रसार, प्राथमिक शिक्षा की जरूरत और परंपरागत चिकित्सीय ज्ञान के उपयोग सहित तमाम दूसरे उद्देश्यों पर महात्मा गांधी ने काम किया और यही सारी चीजें आज भी अपनी उपयोगिता बनाई हुई हैं। वास्तव में दुनिया में हिंसा, आर्थिक विषमता, बेरोजगारी, आतंकवाद, सांप्रदायिकता व नफरत का माहौल जितना बढ़ेगा उतना गांधी के विचारों एवं उनके दर्शन की प्रासंगिकता बढ़ती जाएगी। मानव और मानव के बीच बढ़ती खाई को पाटने के लिए हमें गांधी की ओर ही मुड़कर देखना होगा। साथ ही मानववाद के साथ राष्ट्रवाद की संधि को समझने के लिए भी हमें महात्मा गांधी के जीवन दर्शन को ही समझने की जरूरत है। तो गांधी जी के व्यक्तित्व, उनके कृतित्व और उनके जीवन दर्शन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर ही आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दो खास मेहमान। हमारे साथ हैं डॉक्टर मनीष शास्त्री, जो कि हिंदी और दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक हैं तथा गांधी जी के जीवन दर्शन के केंद्र में रहे सत्याग्रह, अहिंसा और अपरिग्रह जैसे सिद्धांतों पर इनका गहरा चिंतन है। साथ ही हमारे साथ होंगे डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने, जिनकी हाल ही में गांधी जी के जीवन पर एक पुस्तक का विमोचन भी हुआ है। गांधी है तो भारत है नाम से ये पुस्तक हाल ही में प्रकाशित हुई है। राजनीति विज्ञान के प्राध्यापक भी रहे हैं और कई दूसरे भी पदों पर ये लगातार काम कर रहे हैं। गांधी जी की 150वीं जयंती वर्ष पर जगह जगह जाकर गांधी दर्शन पर लगातार व्याख्यान दे रहे हैं। तो आप दोनों का ही हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मनीष जी, आपसे ही यहाँ पर हमारे इस चर्चा को शुरू करना चाहूंगा कि आज जबकि गांधी दर्शन की दसियों कमियां बताई जाती हैं, आधुनिकता और ग्लोबलाइजेशन का दौर है, ऐसे में क्या आपको लगता है कि सत्याग्रह, अहिंसा, परिग्रह जैसे सिद्धांत आज की नई पीढ़ी के लिए प्रासंगिक हैं? गांधी जी हमेशा प्रासंगिक थे, आज भी हैं, हमेशा रहेंगे, क्योंकि गांधी जी किसी व्यक्ति से बंधकर नहीं रहे, किसी कालखंड से या किसी घटना से बंधकर नहीं रहे। जो चीज़ें किसी कालखंड, किसी घटना से संबंधित होती हैं, उनकी उम्र उतनी ही होती है जितना व्यक्ति, जितना कालखंड। लेकिन गांधी दर्शन दुनिया की प्रत्येक समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है। खास तौर से आज की पीढ़ी, जैसा कि अभी आपने स्वयं बताया कि ज्यों ज्यों विसंगतियां बढ़ रही हैं, लोग आक्रामक होते जा रहे हैं, प्रतीकारात्मक होते जा रहे हैं, और आज की युवा पीढ़ी में भी ये चीज़ें बहुत गहरे घर करती जा रही हैं। आज किसी युवा के अंदर धैर्य नहीं रहा, थोड़ी सी असफलता में वह सुसाइड अटेम्प्ट करने लगता है, हिंसक हो जाता है और दूसरे की सत्ता, दूसरों के विचारों को स्वीकार नहीं कर पाता। और जब जब ऐसी आक्रामकता बढ़ेगी, गांधी दर्शन प्रासंगिक रहेगा। गांधी जी क्या हैं? गांधी जी एक वैचारिक सहिष्णुता का ही नाम तो है। यदि वो कहते हैं अहिंसा, तो अहिंसा के लिए आपको वैचारिक सहिष्णु होना पड़ेगा, और वैचारिक सहिष्णुता तो सार्वभौमिक, सार्वकालिक मूल्य है जो हमेशा प्रासंगिक रहेगी, देश काल से परे। जी, ब्रह्मदीप जी, हाल ही में आपकी गांधी जी के ऊपर पुस्तक भी आई है, गांधी है तो भारत है नाम से। ये पुस्तक हाल ही में मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत में देख रहा था। इसमें कई विषयों पर आपने प्रकाश डाला है। क्या खास है? क्योंकि गांधी जी के ऊपर पहली पुस्तक तो नहीं है, हजारों पुस्तकें लिखी गई हैं। मेरे को लगता है कि गांधी जी पर जितना विचार मंथन किया गया होगा, शायद ही किसी दूसरे व्यक्ति पर इतना विचार मंथन हुआ हो। तो क्या खास है इस पुस्तक में? और आप जो गांधी जी के ऊपर लगातार विभिन्न कॉलेजों में जाकर व्याख्यान भी दे रहे हैं, तो युवा पीढ़ी के बीच में गांधी जी को किस तरह से संप्रेषित किया जा सकता है? कैसे आप ये काम कर रहे हैं? देखिए अंकुर जी, ये जो किताब है, गांधी है तो भारत है, इस किताब में ऐसे विषयों को शामिल किया गया है जो इस समय युवा पीढ़ी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे विषय शामिल किए, करीब 31 विषय इस किताब में, जैसे गांधी का राष्ट्रवाद, गांधी का हिंदुत्व, गांधी की धर्मनिरपेक्षता, गांधी और भगत सिंह, गांधी और जिन्ना, ऐसे बहुत सारे विषय हैं। यह किताब दूसरों से कैसे अलग हो सकती, बहुत ही दिलचस्प प्रश्न पूछा है। वास्तव में गांधी जी इतने साधारण थे कि वह असाधारण हो गए। जो गांधी का साहित्य उपलब्ध होता है उसमें सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, महानता की ऊंचाइयों को छूता है, लेकिन जो भावी पीढ़ी है उसे हम जितनी सरलता से इन चीज़ों को समझाएंगे वो बेहतर होगा। इस किताब में इन विषयों को बेहद सरलता से समझाया गया है, विभिन्न पहलुओं पर गौर किया गया है, और
गांव से जैसे ग्राम स्वराज्य है, तो ग्राम स्वराज्य आज के दौर में कितना प्रासंगिक है। जैसे मुझसे एक खंडवा में की कॉलेज में मैं एक जब गांधी दर्शन पर मेरा व्याख्यान हुआ, गांधी संवाद, तो एक छात्रा ने मुझसे पूछा कि सर सत्य और अहिंसा कितना प्रासंगिक है आज के दौर में। मैंने उससे कहा छात्रा से कि क्या कल से आप झूठ बोलना शुरू कर देंगे, क्या कल से आप हिंसा करना शुरू कर देंगे? उस छात्रा ने कहा नहीं सर, बिल्कुल नहीं करेंगे। मैंने कहा कि जब तक मानवता है, जब तक इंसानियत है, जब तक दुनिया है, तब तक गांधी का जो दर्शन है वो प्रासंगिक है। तो ऐसे विषयों को इस किताब में शामिल किया गया, प्रयास किया गया है कि भावी पीढ़ी इसे पढ़े और सरलता से इन चीज़ों को समझे। जी मनीष जी, जिस तरह का राजनीतिक सामाजिक माहौल इन दोनों देखने को मिल रहा है, जहां हमें परस्पर एक दूसरे की असहमतियां स्वीकार नहीं है, आपने शुरुआत में बात भी कही थी कि भाई आज बड़ा ही वैचारिक संघर्ष बहुत देखने को मिलता है, तो अपना विरोध दर्ज कराने के तरीके भी हिंसक हो रहे हैं। हम लगातार देख रहे हैं कि यद्यपि विरोध करना आपका अधिकार है, लेकिन आज सीए के खिलाफ हो या एनआरसी को लेकर भी जो माहौल हमें बीच बीच में कुछ ऐसी छुटपुट घटनाएं देखने को मिली, तो ये जो वैमनस्य की भावना लगातार बढ़ रही है, ऐसे में गांधी और उनके दर्शन की अनिवार्यता को आप किस तरह से देखते हैं? ऐसी वैचारिक संघर्ष के दौर में सबसे पहले हमें ये समझने पड़ेगा कि गांधी जी कहते क्या है। दरअसल गांधी दर्शन वैचारिक सहिष्णुता पर ही आधारित है। मान लीजिए ये कप रखा हुआ है, 4 लोग हैं, पूर्व में बैठा हुआ व्यक्ति कहेगा एक कप पश्चिम में है, पश्चिम में बैठा हुआ कहेगा पूर्व में है, उत्तर में बैठा हुआ कहेगा दक्षिण में है, दक्षिण में बैठा हुआ कहेगा उत्तर में है, ऊपर बैठा हुआ कहेगा नीचे है, नीचे बैठा कहेगा ऊपर है। अब ये एक कप के विषय में 6 विरुद्ध बातें, 6 विरुद्ध बातें हैं और 6 एक जैसी सत्य हैं। अब आप समझ सकते हैं, एक मैंने कप का तो केवल एक दृष्टांत दिया, एक मिसाल दी। ऐसे दुनिया की कोई भी बात हो, कोई भी मुद्दा हो, कोई भी संस्थान हो, कोई भी घटना हो, उसको सोचने के समझने के कई तरीके होते हैं और कमाल की बात होती है कि वो विरुद्ध होते हैं और विरुद्ध होने के बाद भी पूरी तरह वो सही होते हैं। और जब 2 विरुद्ध बातें और दोनों विरुद्ध एक सी हैसियत के साथ जब सत्य होती हैं, तो फिर हमें ये समझना चाहिए कि सत्य हम तभी परिपूर्ण समझ सकते हैं जब उसको संपूर्णता के साथ समझें, उसके सभी पहलुओं को समझें, और सभी पहलुओं से आशा है विरुद्ध पहलुओं से। जब तक हम विरुद्ध पहलुओं से किसी को नहीं समझेंगे, तब तक हम उसकी परिपूर्णता तक नहीं पहुंच पाते। आज के संदर्भ में भी देखें, सीए चल रहा है, समर्थन में भी विरोध में भी, और कमाल की बात है दृश्य इतना मजेदार है, समर्थन में है वहां मंच पे भी तिरंगा है, विरोधियों के मंच पे भी तिरंगा है, यहाँ भी भारत माता की जय है, वहां भी भारत माता की जय है, यहाँ भी वही देशभक्ति के गीत सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, वहां भी वही गीत हैं सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। अब दोनों जगह रंग एक सा ही है। यदि आप डायलॉग डिलीवरी गौण कर दी जाए तो पता नहीं चलेगा कि ये सीए के विरोध में है कि समर्थन में। और आप दोनों ही मंचों पर जाएंगे, दोनों की बातें सुनेंगे, तो एक प्रारंभिक जो एक युवा होगा उसे दोनों ही सत्य लगेंगी। तो ये जो दोनों एक साथ सत्य होना, ये बहुत बड़ी अवधारणा है गांधी जी ने। केंद्र सरकार ने इसीलिए लोगों से ये आह्वान किया कि भाई आपको हिंसक होने से ज्यादा जरूरी है कि यदि आप संवाद कीजिए, यदि आपको लगता है कि इसमें कोई असहमति है तो उस बारे में आप बात कीजिए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार का दृष्टिकोण भी लगता है कि वे भी कहीं ना कहीं इसी विचारधारा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। देखो, गांधी जी हर एक जगह है, गांधी जी के समर्थन में जो बातें करते हैं वहां भी गांधी जी है, और गांधी जी का विरोधी जिन्हें हम मानते हैं वो भी गांधी जी है। आपने यदि संवाद की बात कर दी थी ना, आपने कर लिया ना गांधी जी को फॉलो, आपने मान लिया ना गांधी जी। गांधी जी चाहते थे हर चीज को वैचारिक सहिष्णुता के साथ, शांति के साथ निपटाया जा सकता है। और यदि आप उस फिलॉसफी को, उस विचार को मानते हैं, तो आप फिर गांधी विरोधी कहाँ रहे? हिंदुस्तान में सर्वत्र गांधी जी हैं। मेरी नजर से देखें तो हिंदुस्तान के कण कण में गांधी जी हैं, बस थोड़ा सा उसका स्वरूप बदल गया है। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हमें यहाँ रुकना पड़ेगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो राष्ट्रवाद और मानववाद के बीच में क्या संघर्ष है या आपस में दोनों की संधि है, इस पे गांधी जी क्या सोचते थे, इस बारे में ब्रह्मदीप जी से बात करेंगे। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। कपड़े कर लेना। सविता, आज तेरी छुट्टी। थैंक यू दीदी। यार जल्दी करो, कहीं हमारे काम की छुट्टी ना हो जाए। हाँ बस आई। अरे अब कौन आया? अरे वो एनएफएचएस वाले आए थे,
उनका 5वां चरण चल रहा है ना, कह रहे थे कुछ सवाल पूछने हैं। मैंने बोला कल आना। तुम भी ना। एक मिनट, आज तुम्हारा और मुन्नी का बैंक अकाउंट नहीं खोला? अरे जरा रुकिए। अकाउंट तो कल भी खुल जाएगा। आज हमें अपने भविष्य के बारे में सोचना है। भविष्य? जी हाँ, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का 5वां चरण देश के विभिन्न राज्यों में किया जा रहा है। आपके जवाब और आपके स्वास्थ्य की जांच में सहयोग तो मदद करते हैं सरकार को स्वास्थ्य संबंधित कार्यक्रम बनाने में, जिससे आपका परिवार खुशहाल और आप स्वस्थ रहें। NFHS में भाग लेना है समझदारी, क्योंकि ये है हमारे बेहतर कल की तैयारी। ब्रह्मदीप जी, ब्रेक के बाद आपसे पुनः इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पूछना चाहूँगा कि गांधी के राष्ट्रवाद की बात आप करते हैं, वहीं यदि विवेकानंद जी की बात की जाए तो वे मानववाद को राष्ट्रवाद पर तवज्जो दिया करते थे। ऐसे में राष्ट्रवाद और मानववाद की संधि गांधी जी ने किस तरह से बैठाई, क्या आपका इस पर चिंतन रहा? देखिए अंकुर जी, बहुत ही दिलचस्प प्रश्न है। और गांधी है तो भारत, इस किताब में एक चैप्टर भी शामिल किया गया है, गांधी और राष्ट्रवाद। वास्तव में जो राष्ट्रवाद की अवधारणा है उसको लेकर गांधी का नज़रिया स्पष्ट था कि यदि राष्ट्रवाद जाति पर आधारित है, नस्ल पर आधारित है या धर्म पर आधारित है, तो वो राष्ट्रवाद मुसोलिनी या हिटलर का राष्ट्रवाद हो सकता है। और ऐसा राष्ट्रवाद हिंसक होता है जो दुनिया की में अशांति का कारण और दुनिया के खत्म होने का कारण बन सकता है। लेकिन जो गांधी का राष्ट्रवाद था उसमें सार्वभौमिकता थी। यही राष्ट्रवाद, यही दर्शन मानववाद, जो विवेकानंद जी का चिंतन है मानववाद, उसमें भी देखने को मिलता है। तो गांधी का कहना था, गांधी बहुत ही, एक बार जिन्ना ने कहा कि आप हिंदू हैं और मैं मुसलमान हूँ। और जिन्ना कहा करते थे गांधी से कि आप हिंदुओं के प्रतिनिधि के तौर पर मिला करें और मैं मुसलमान के प्रतिनिधि के तौर पर मिलूंगा। गांधी ने कहा कि आप भले ही मुसलमानों के प्रतिनिधि के तौर पर मिले, लेकिन मैं हमेशा भारतीयों का प्रतिनिधित्व करूंगा, क्योंकि ये जो देश है ये द्विराष्ट्रवाद पर आधारित हो ही नहीं सकता। यहाँ पर जो बंगाल का मुसलमान है, वो बंगाली हिंदू के ज़्यादा करीब होगा। यहाँ पर असम की संस्कृति, यह देश संस्कृति के आधार पर पहचाना जाता है, धर्म के आधार पर नहीं पहचाना जाता। और देखिए आज़ादी के जब 8वें दशक में आप देखिए कि जो गांधी का विश्वास था कि जो देश है सार्वभौमिकता पर होगा, मानववाद पर होगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा एक सफल लोकतांत्रिक राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। वही जो धर्म के आधार पर राष्ट्र बना था पाकिस्तान, 1971 में उसके 2 टुकड़े हो गए। तो यहाँ पर गांधी की जो सार्वभौमिकता थी, गांधी का राष्ट्रवाद था जो सभी धर्मों का प्रतिनिधित्व करता था, उससे यह दुनिया में एक संदेश गया है कि धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता पर आधारित राष्ट्रवाद भी हो सकता है, जिसके निशान भारत में देखने को मिलते हैं। जी बिल्कुल, गांधी जी के सिद्धांतों की बुनियाद इतनी मजबूत थी और उसी बुनियाद के आधार पर ही हमने संविधान का निर्माण किया। यही कारण है कि आज जहां अनेक देशों में उनकी संवैधानिक संस्थाएं विफल हो रही हैं, आज अनेक देशों में लोकतंत्र खत्म होता हुआ हम देखते हैं, लेकिन भारत का लोकतंत्र मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। इतने विरोधों के बावजूद भी, इतनी विविधता के बावजूद भी, तो कहीं ना कहीं इसे समझना होगा कि इसके मूल में जो गांधी दर्शन की अवधारणा छुपी हुई थी वही इसके मूल में कारण रही है, जिसके कारण देश है, जो देश का संविधान है, देश का जो लोकतंत्र है, वो मजबूती के साथ बना हुआ है। मनीष जी, एक आजकल नई पीढ़ी में, या हम कहें कई लोग इस तरह से आलोचना करते हैं गांधी जी की कि गांधी की अहिंसा जो है वो कायरों का धर्म है, तो क्या आपको लगता है कि ये कायरता है या गांधी का दर्शन, गांधी की अहिंसा वो वीरों का आभूषण है? देखिए, गांधी जी जिस दौर में फले फूले, उनकी विचारधारा जिस दौर में फली फूली जी, वो संघर्ष का युग था, अंग्रेज़ों की यातनाओं का युग था। और उस दौर में आप उसके पहले 2000 साल, लगभग 2400-2500 साल का राजनीतिक इतिहास भी मिलता है, लिखित रूप से राजनीतिक विचारधाराएं भी मिलती हैं। आप दुनिया का कोई भी एक देश, कोई भी एक पुस्तक बता दीजिए जिसमें अहिंसा को कोई तख्ता पलट करने के हथियार के रूप में प्रस्तुत किया गया हो, कहीं नहीं मिलेगा। बल्कि आप आंदोलनों को देखेंगे, राजनीतिक विचारकों को देखेंगे, तो वो तो अहिंसा को और इन सब मूल्यों को वो एक राजनीतिक में बाधा के रूप में देखते हैं। लेकिन मैं इस बीच कहूँगा, गांधी जी दुनिया के सबसे बड़े आविष्कारक थे। कैसे आविष्कारक थे? आपने कहा कि वो कायरों का धर्म है। मैं पूछ रहा हूँ, अंग्रेजों के विरुद्ध जब हम लड़ रहे थे गांधी जी के नेतृत्व में, एक सैनिक के हाथ में तलवार है, एक सैनिक के हाथ में बंदूक है, वो बंदूक चला रहा है आंदोलनकारियों पे। आप इसे ये कोई साहस का काम है? अरे वो उसकी ड्यूटी है।
इस सत्याग्रही के लिए, अहिंसावादी व्यक्ति के लिए गोली मारने की हिम्मत नहीं चाहिए, उसे गोली खाने की हिम्मत चाहिए। हिम्मत वो थी जब तोप के सामने हमारे सैनिक खड़े थे और मंगल पांडे जाके सीने पे लेके खड़े हो गए कि लो हमारे चिथड़े चिथड़े उड़ा दो, हम पीछे नहीं हटेंगे। ये जो हिम्मत थी, ये सत्याग्रही के अंदर हिम्मत होती। वो गोली चलाने के लिए तैयार है और आप सामने जाके खड़े हो जाएं कि हम तिरंगा नीचे नहीं करेंगे, इंकलाब जिंदाबाद, मर जाएंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। गोली खाने के लिए जितनी हिम्मत चाहिए, जितना साहस चाहिए, जितना परिक्रम चाहिए, गोली चलाने के लिए नहीं चाहिए। चलाने वाला तो सरकारी ड्यूटी कर रहा है, यदि वो नहीं चलाएगा तो उसकी रोजी रोटी चली जाएगी। एक बात। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, देखिए जो हिंसक आंदोलन होते हैं, गोली चलाने के लिए आपको हथियार चाहिए, आपको उसका एक्सपर्ट होना चाहिए, आपको अभ्यास होना चाहिए, और वो महिलाएं नहीं कर सकती, बच्चे नहीं कर सकते, बूढ़े नहीं कर सकते, जवान लोग करेंगे। लेकिन ये सत्याग्रह बूढ़ा भी कर सकता है, जवान भी कर सकता है, विकलांग भी कर सकता है, जिसके दोनों हाथ पैर कटे हों वो भी कर सकता है, कितना ही शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति हो, हर एक व्यक्ति सत्याग्रह कर सकता है, अहिंसात्मक आंदोलन कर सकता है। बस जरूरी है उसके अंदर गोली खाने की ताकत। और ये गोली खाने की ताकत है, ये ताकत उस सत्याग्रही को बहुत बड़ा पराक्रमी और योद्धा बनाती है। इस तरह कायरों का धर्म नहीं है, इसके लिए बहुत जज्बा चाहिए। जी, एक बात कही भी जाती है ना कि इंतकाम के बदले में हमेशा इंतकाम ही जन्म लेगा। और आप जिस तरह से हिंसक तरह से कि आंख के बदले में यदि आंख ली जाए तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी, ये गांधी जी की प्रसिद्ध उक्ति थी। और यही वजह है कि गांधी जी की प्रेरणा को लेकर बाद में दुनिया भर में जो अहिंसक आंदोलन हमें देखने को मिले, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे अफ्रीका में हो, तो इन सभी जगहों पर उन सभी लोगों ने गांधी जी के जो अहिंसक आंदोलन था उसे अपनी प्रेरणा बनाया, और बाद में उन्होंने भी अपने अपने देश में क्रांति लेकर आए। यहाँ पर थोड़ा सा विषय से बदल कर ब्रह्मदीप जी, मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि जो केंद्र की मोदी सरकार है उसके, चाहे वो स्वच्छता अभियान की बात हो, चाहे ग्रामोदय अभियान की, ग्रामोदय से भारतोदय अभियान की बात हो, ऐसे कई तरह के अभियान सरकार ने पिछले वर्षों में चलाए हैं। तो इन सब कार्यक्रमों की प्रेरणा के मूल में भी हम गांधी जी को कहीं ना कहीं देखते हैं। तो क्या आपको लगता है कि इन सभी कार्यक्रमों के जरिए, इन सभी पहल के जरिए गांधी जी को रीइन्वेंट किया जा रहा है, या ये गांधी जी के रिवाइवल की एक अच्छी पहल है? देखिए अंकुर जी, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। स्वच्छता को लेकर बात करें, एक बार काशी हिंदू विश्वविद्यालय में गांधी जी को एक व्याख्यान के लिए आमंत्रित किया गया। गांधी जब वहाँ पर पहुँचे तो उनका विषय कुछ और था, लेकिन जब वो काशी की गंदी गलियों से होकर गुजरे तो वहाँ पर जाते जाते अब वो जब मंच पर गए तो उन्होंने कहा कि अब मेरा जो विषय होगा वह स्वच्छता होगा। वास्तव में इस देश की जो सबसे बड़ी समस्या है वो, या इस देश के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है, वो शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी ज़रूरत है जिससे हम जूझ रहे हैं। मोदी सरकार निश्चित तौर पर, नरेंद्र मोदी जी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने स्वच्छता को लेकर जो जागरूकता के अभियान चलाए हैं वह नित नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। उनकी जो योजनाओं में प्रतिबिंबित होता है वो जिस प्रकार से, एक बार अभी एक कार्यक्रम में देखा था कि मोदी जी किसी विदेश के दौरे पर थे या भारत में थे कहीं पर थे, और किसी राष्ट्राध्यक्ष का स्वागत किया गया, लेकिन फूल की पंखुड़ी गिर गई तो उन्होंने झुक के उसको उठा लिया। किसी राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष के द्वारा स्वच्छता के प्रति ऐसी जागरूकता पहले दुनिया में कहीं देखी नहीं गई। और जब ये काम पीएम करता है तो उसकी प्रेरणा भी बड़े स्तर पर मिलती है। और देखिए आप, उसका प्रभाव भी पड़ा है। अब गांव-गांव, शहर से जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो दौर गया, जब बच्चे टॉफी की या चॉकलेट जो है वो कार से बाहर फेंक देते थे। अब बच्चे स्वयं कहते हैं कि आप मम्मी ऐसा नहीं करे, पापा ऐसा नहीं करे। गीला कचरा, सूखा कचरा, ये जो जागरूकता है बहुत ही उल्लेखनीय है। और इन सारी हमारी क्रियाओं में कहीं ना कहीं गांधी जी ही परिलक्षित होते हैं। बिल्कुल। और जैसे आप खादी की बात भी करें तो खादी को लेकर नरेंद्र मोदी जी ने एक नया अवतार, जो आधुनिक अवतार दिया है उसको गांधी को, वो भी उल्लेखनीय और उसका प्रभाव भी पड़ा है। तो निश्चित तौर पर यदि हमारे देश के प्रधानमंत्री इतनी जागरूकता से काम करेंगे तो उसका प्रभाव तो अच्छा पड़ेगा ही, और पड़ भी रहा है। सही बात है मनीष जी, लेकिन फिर भी क्या आपको लगता नहीं है कि जितना वैश्विक मंच पर गांधी जी को तवज्जो मिली है, आज हम देखते हैं कई दूसरे देशों में गांधी जी की प्रतिमाएं हैं और उनके सिद्धांतों की बात की जाती है, उन्हें पढ़ा जाता है, उन पर रिसर्च होती है, उस मुकाबले शायद हम अपने देश में ही गांधी जी के प्रति रुझान नहीं देखते और कई लोगों में उपेक्षा का भाव देखते हैं? ये एक समझ लो कुदरत की विडंबना कहें, घर का जोगी जोगिया आहन गाँव का सिद्ध। दरअसल क्या है कि जो चीज़ आसानी से मिल जाती है उसकी हमें कद्र नहीं होती। और ऐसा नहीं है कि गांधी जी का प्रभाव हिंदुस्तान पर नहीं है, हमारी हवाओं में गांधी जी है।
गांधी जी को अपनाने के लिए जरूरी नहीं है कि कोई हम बहुत बड़े अहिंसावादी कहलाएं, खद्दर का कपड़े पहने, ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप 5 लोग अलग अलग संस्कृति के, अलग अलग विचारधारा के, अलग अलग जाति धर्म के बैठ रहे हैं, एक साथ बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे के सुख दुख आप बांट रहे हैं, वहाँ गांधी जी हैं। आप सुबह वॉकिंग पे जा रहे हैं, आपने कहीं देखा कि नल से पानी बह रहा है, कोई भरने वाला नहीं है, आपने 1 मिनट किया और आपने उस पानी को बंद कर दिया, आप गांधी जी हैं, वहाँ गांधी जी जिंदा है। आप जा रहे हैं, आपको ज़रूरत नहीं है बिजली की और आप गए कमरे से बाहर और आपने सारी लाइट बंद कर दी, वहाँ गांधी जी हैं। गांधी जी कहाँ नहीं है? जहाँ जहाँ आपके यहाँ अपरिग्रह की भावना है, जहाँ जहाँ एक दूसरे को समझने की भावना है, आप घर से बाहर निकले हैं, रास्ते में आप कूड़ा हाथ में था, आप कहीं भी डाल सकते थे, एक कूड़े का थोड़ा सा अंश किसी के घर के सामने गिर गया, आपने उठा के पॉलीथिन में रख लिया और इस स्थान पर डाला जहाँ वो नियत है। वहाँ गांधी जी हैं। गांधी जी मतलब कोई हमें बहुत बड़ा संत बनना पड़ेगा ऐसा नहीं है। आपकी अहिंसात्मक और वैचारिक सहिष्णुता की जो जीवन शैली है, स्वच्छता की जो जीवन शैली है, आप गांधी जी के अनुयायी हैं। तो गांधी जी मतलब कोई ऐसा कोई महामानव हो जाएंगे कि गांधी जी को अपनाने के लिए हमें कोई अवतार जैसा लेना पड़ेगा, बाह में वेश बनाना पड़ेगा, खद्दर का पहनना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। जी, बहुत थोड़ा सा समय हमारे पास बचा है। ब्रह्मदीप जी, आपकी इस पुस्तक में एक बड़ा रोचक बिंदु मैं देख रहा हूं, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत भी महसूस होती है आज के दौर में, कि गांधी जी के सांप्रदायिकता से निपटने के तरीके क्या हैं। आपने किस तरह से इस पुस्तक में उल्लेखित किया है? देखिए, गांधी जी जो है, गांधी का इतना प्रभाव इस देश में रहा कि जब भारत का विभाजन हुआ तो जो मुसलमान है, जिन्ना जो पाकिस्तान जाने वाले मुसलमान थे उनकी संख्या कम थी, लेकिन हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों की संख्या ज़्यादा थी। जाहिर है, जब गांधी माउंट बैटन पंजाब में सेना को लगाने के बावजूद वहाँ के दंगे रोक नहीं सके, लेकिन कोलकाता में गांधी थे, तो गांधी का इतना प्रभाव रहा कि वहाँ पर हिंदू मुसलमान सभी ने मिलकर 15 अगस्त 1947 को मनाया। देश अभी यह नहीं जानता कि जब देश पहला आज़ादी का जश्न मना रहा था तब गांधी कहाँ थे। गांधी उस समय कोलकाता में थे। गांधी के पास एक छोटी सी पोटली होती थी जिसमें गीता होती थी, कुरान होती थी, यहूदियों के कुछ ग्रंथ होते थे, और इस प्रकार वे अपने जीवन में जीने के तरीके थे। तो गांधी जो है, गांधी का जो दर्शन है, गांधी की जो सार्वभौमिकता है, गांधी का जो जीने का तरीका है, उसी का प्रभाव इस देश पर आप देखने को मिलता है। तो सांप्रदायिकता से निपटने का सबसे बढ़िया तरीका है कि हम सर्वधर्म समभाव की बातें करें। क्यों? हमारे जो कॉलेजेस है, हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो हमारे नौनिहाल है, क्या हम कभी शिक्षा संस्थान है वहाँ पर सभी धर्म गुरुओं को बुला के सभी धर्मों की सामान्य शिक्षा नहीं बता सकते? क्या हमको बताना चाहिए कि गीता क्या है, कुरान क्या है? हम अपने बच्चों को लेकर ईद के त्योहारों में जाए शिक्षा संस्थान, और यदि मुस्लिम बच्चों को लेकर दीपावली के त्योहारों में आओ। ऐसा हम जीते हैं, जीने का तरीका है। और दूसरी बात यह है कि आपकी भली वैचारिक भिन्नता क्यों ना हो, आप अपने अपने विचारों को रखिए, लेकिन इसके बावजूद भी आपको दूसरे के विचारों पर असहिष्णु होने की आवश्यकता नहीं है। ये चीज भी बहुत समझने की आवश्यकता है। गांधी का बहुत स्पष्ट था। गांधी का कहना था कि जो धर्म है वो आपका जीने का तरीका और वो आस्था है, लेकिन धर्म का तरीका जो होता है वो कभी हिंसात्मक नहीं हो सकता, और जहाँ पर हिंसा है वहाँ पर धर्म नहीं है। जी, बहुत अहम जानकारी आपने दी। समय हमारे पास लगभग खत्म हो रहा है। मनीष जी, 30 सेकंड में, आप युवाओं से लगातार संवाद करते हैं बतौर प्राध्यापक, आप किस तरह से उनके बीच में, यदि आपको लगता है कि कौन से तरीके वे नवाचारी तरीके होंगे जिससे गांधी जी को हम उन तक पहुंचा सकते हैं, आज की पीढ़ी तक भेज सकते हैं? कुछ बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि गांधी जी की जो शिक्षाएं हैं, गांधी जी के नाम पे ना सही, गांधी जी का लेवल हटा दीजिए। गांधी जी के नाम से बहुतों को कोई ना कोई आपत्ति हो सकती है। उनकी जो अहिंसा सत्य की शिक्षाएं हैं, यदि सरलतम, बिना किसी नाम के लिए, बिना किसी परिस्थितियों पर लागू किए, यदि युवाओं तक पहुंचाई जाए तो वहाँ गांधी जी जीवित रहते। जी, बिल्कुल, बहुत सही। हालांकि गांधी अपने आप में एक इतना बड़ा व्यक्तित्व है, क्योंकि इस देश की रगों में गांधी जी विद्यमान, और गांधी जी कहा करते थे कि उन्होंने कुछ नई चीज नहीं दी है, बल्कि जो इस देश की संस्कृति में विद्यमान पहले से ही जो महान परंपराएं रही हैं, जो महान आदर्श रहे, बस उन्होंने उनको ही जीने का ही अपने जीवन में एक उनके ही उपयोग किए, उनके ही प्रयोग किए। और गांधी जी का जीवन ही एक संदेश था, जैसे वे लगातार कहा करते थे। तो गांधी जी को समझने के लिए ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। हमारे इस देश को, इस देश की पुरातन संस्कृति को समझने की ज़रूरत है। बहुत थोड़े से समय में गांधी जी के जीवन से जुड़े हुए अनेक पहलुओं पर चर्चा करने की हमने यहाँ पर कोशिश की। इसके लिए आप दोनों ही हम अतिथियों का, मनीष जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ब्रह्मदीप जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए और दर्शकों के साथ बहुत ही अहम जानकारियाँ साझा की।
फिलहाल गांधी को फिर से पढ़ने की, रीइन्वेंट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम हमारी जड़ों से जुड़ें। हमारी दादी नानी की कहानियों में कहीं ना कहीं गांधी जी जिंदा हैं, हमारे देश की समग्र संस्कृति में गांधी जी जिंदा हैं, और सरकार की नीतियों में हमें गांधी जी के दर्शन हो सकते हैं, उनके जीवन दर्शन को देखा जा सकता है, उनके आदर्श को समझा जा सकता है। इन सभी को समझकर गांधी के जीवन दर्शन को अपने जीवन में लाकर शांति सद्भाव के साथ एक सुखद समृद्ध राष्ट्र बनाने की ओर हम आगे बढ़ें, यही भावना के साथ अभी इस कार्यक्रम से हम विदा लेते हैं। अगले हफ्ते जब पुनः हाजिर होंगे तब किसी और विषय के साथ आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।